अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ होगा और ख़ास तौर पे जो नाजुक लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। कल मैंने एक सेइंग शेयर की थी जिस पे मेरी टीम भी अभी मुझसे बात कर रही थी। मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम है। कुछ लोग होते हैं नाजुक, कांच की तरह, फूल की तरह, लेकिन नज़ाकत सिर्फ यही नहीं होती जनाब। कुछ लोग सेंसिटिव या नाजुक होते हैं एक टाइम बॉम्ब की तरह, और छेड़ दो अगर तो नज़ाकत तो उनकी उसी तरह होती है, लेकिन उससे ख़तरा आपको ज़्यादा होता है। तो आज यानी ट्यूसडे, हो सकता है आपके मंडे ब्लूज़ एक तरफ हो चुके हों और आप काम की रिदम में आ गए हों, हफ्ते की रिदम में आ गए हों। पूछना ये है कि आप आज कांच की तरह नाजुक महसूस कर रहे हैं या एक टाइम बॉम्ब की तरह। लेकिन जनाब जब टाइम की बात की जाए तो वक्त बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है, खुसूसन ये भी कि हम करीब तर पहुँचते चले जा रहे हैं 30 जून से, और 30 जून आज से सिर्फ 5 रोज़ दूर है। और ये एक बहुत ही अहम डेट है क्योंकि इस वक्त आपके पास एक वाहिद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने बेनामी असासों को जाहिर करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल एक प्राइवेट चैनल से गुफ्तगू करते हुए इस बात को दोबारा रीइटरेट किया, बावर कराया कि एमनेस्टी स्कीम्स में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। यानी अगर आपके पास बेनामी असासे हैं और वो आपका असासा है फॉर वट एवर रीजन्स, जिस तरह भी आपने उसको कमाया है, वो अनडिक्लेयर्ड है, अननेम्ड है, तो हुकूमत पाकिस्तान उसको जब्त कर लेगी अगर तो आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि हमारे घरों में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं ऑफ कोर्स जिनकी पेंशन्स आ रही हैं। अगर हम लास्ट सेंसस की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं। अब इनमें से कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं जिनको पेंशन्स मिल रही हैं। अगर आप नोटिस करें तो 60 साल से बड़ी उम्र वाले जो अफराद हैं उनके नादरा CNIC कार्ड्स पे एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनको ये कार्ड ताहयात यानी फॉर लाइफ लॉन्ग मुद्दत के लिए दिया जाता है। इसलिए अहम ये भी है कि एक दफ़ा दोबारा उन दस्तावेज़ात को, उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल के उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों ने, जिसमें हमारे घर के भी कुछ बुज़ुर्ग शामिल हैं, उन्होंने जो बायोमेट्रिक्स वाला जो अपने लेटेस्ट कार्ड है विद द चिप, वो वाला अपना CNIC नहीं बनवाया हुआ। और अगर आपने ये नहीं बनवाया हुआ तो आपको मुश्किल आ सकती है बैंकिंग में, आपको मुश्किल आ सकती है किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने में और इंटरनेशनल ट्रैवल करने में। साथ ही साथ आपको ये भी बताते जाएं कि ये जो 30 तारीख है, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ आपने अपने बेनामी असासों को डिक्लेयर करना है, अगर टैक्स की चोरी या चोरी ना कहूँ उसकी एडजस्टमेंट्स आप करते रहे हैं और अपनी आमदन के हिसाब से टैक्स नहीं देते रहे हैं, तो ये लम्हा फ़िक्रिया आपके लिए है। करेक्टिव मेजर के तौर पे आपके पास ये सुनहरी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपने असासों को डिक्लेयर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है आगे आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि ये असासे ज़ब्त हो जाएंगे। यही 5 रोज़ हैं आपके पास अपने करीबी बैंक जाके अपने बैंक अकाउंट और उससे जुड़े हुए दस्तावेज़ात को भी जांचने का। यकीनन आपने बैंक अकाउंट खोलने से पहले अपना CNIC उनको दिया था, लेकिन हो सकता है अगर 2015 से कबल आपने ये बैंक अकाउंट खोला हो तो उस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उस वक्त के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुख्तलिफ थे। आपको बायोमेट्रिक करने की या अपनी 10 प्रिंटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये 5 दिन इसलिए अहम है कि आप जल्द अज जल्द अपने बैंक में जाइए, या तो फिज़िकली जाइए। कुछ बैंक्स ने इसके लिए एक सहूलत ऐप की सूरत में भी की है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसके कैमरे पे उंगली रख कर अपना बायोमेट्रिक प्रिंट भिजवा सकते हैं, जो कि नादरा के डेटाबेस से मैच किया जाएगा और हो सकता है आपको बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इन मोस्ट केसेस किसी भी ट्रबल को अवॉइड करने के लिए, वेरिफिकेशन कंप्लीट हासिल करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि अपने बैंक खुद फिज़िकली जाएं और वहाँ पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स कराएं। बायोमेट्रिक्स से होगा ये कि आपका बैंक अकाउंट आपके नादरा के डेटाबेस है, यानी आपका जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो एक तरह से कंपाइल करेगा कि कौन कौन बैंक हो पाकिस्तान में। आपको बताते चलें कि एक अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान, जिसकी आबादी लगभग 22 करोड़ के करीब है, हमारे पास सिर्फ 20 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, और इसमें भी डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स उनके शनाख्ती कार्ड से मैच नहीं करते, सिस्टम में ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह की मेजर्स लेके हम इन ग्लिचेस को सॉल्व करेंगे। लगता यह है कि हुकूमत वक्त यकीनन इस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और देख रहे हैं कि जी अपोजिशन की तरफ से राब्ते भी आ रहे हैं। ज़रदारी साहब ने भी इस बात का इंदिया दिया कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं, मईशत के हवाले से कोई मीसाक मईशत बनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पर लगता नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई भी
कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन में है। इसके अलावा जी आपको बताते चलें कि कतर की एक डेलीगेशन 2 रोज़ पाकिस्तान आई और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात रही। फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख साहब ने इसके हवाले से ट्वीट किया और कहा हम शुक्रगुजार हैं कतरी डेलीगेशन का जिन्होंने पाकिस्तान को $3 बिलियन की एड, एक सपोर्ट, एड तो नहीं इसको कहेंगे, इन्वेस्टमेंट, और दिस इज़ ऑफ कोर्स इन लोन, सो दिस हैज़ टू बी रिटर्न, पाकिस्तान को प्रॉमिस की है। आपको बताते चलें कि रवा माली साल में इस हुकूमत को हुकूमत संभालते हुए अब 10 माह गुजर चुके हैं और इसमें तकरीबन हमारे पास 12.7 बिलियन का ये डिपॉजिट जमा हो चुका है प्रायर टू गोइंग टू IMF, और ये हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ यानी सऊदी अरब, चाइना, UAE, और अब इसमें $3 बिलियन की मज़ीद जो खपत आई है वो कतर की तरफ से आई है। तो ये चारों ममालिक ने हमें एक्सटेंड की है एक तरह से सपोर्ट एंड लोन। ये भी रवा माली साल में पाकिस्तान पे लोन या उसकी यानी एक तरह से हमारी फिस्कल मैनेजमेंट के लिए ये इसने हमारे सिस्टम को ग्रीस तो किया है, लेकिन इसके क्या खदोखाल हैं इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट्स रिलीज़ नहीं की गई हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में आई है। आपको ये भी बताते चलें कि IMF के पास जाते यानी अब पाकिस्तान ने बहुत जल्द जाना है और वहाँ से तकरीबन $6 बिलियन का IMF लोन अब हम लेने वाले हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर एडिंग अप। तो जाहिर सी बात है वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। बाहर से आपको ये इमदाद मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन सबसे अहम ये है कि पाकिस्तानी खुद अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर ये सिलसिला पहले रहा है कि हमने एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल गुजारा है, हो सकता है कुछ लोगों ने हुकूमत पे उस वक्त के जो सिस्टम्स हैं उस पर यकीन ना करते हुए अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, या फिर उनको गलत तरीक़ों से कमाया है, या फिर कहीं ना कहीं कॉर्नर कटिंग की है। एक दफ़ा फिर आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ चेंज ऑफ हार्ट्स। ये मीडियम हम इस्तेमाल करना चाहें, माज़ी को अगर भूल कर बढ़ना है तो आई थिंक एनी अपॉलॉजी हैज़ टू शो चेंज्ड बिहेवियर। जैसे हम इंडिविजुअली भी कहते हैं कि अगर आप मुझसे माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं या फिर ये तवक्को करते हैं कि जी लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, तो आपका रवैया या आपका जो एहसास है वो बदलना चाहिए और आप में कहीं ना कहीं कोई तब्दीली नज़र आनी चाहिए। अगर तब्दीली के बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ ये लफ्ज़ी बातें हैं तो ये कुछ भी नहीं है सिवाय मैनिपुलेशन के। इस पर ज़रा गौर कीजिए। आज हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कुछ है। वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन, अ वेरी स्पेशल फैमिली हु इज़ गोइंग टू बी विजिटिंग अस। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह लोग अपने अज़्म को जीते हैं। ये बहुत अहम होता है कि हम सिर्फ बातें ना करें, हम सिर्फ ख्वाब ना देखें, बल्कि जागती आंखों से जागते औकात में उन ख्वाबों के करीब जाने की कोशिश करें। ये कैसे मुमकिन होता है ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन अब वक्त हुआ है हमारी एक्शन का, रिएक्शन का। जिस तरह के हम देख सकते हैं सरगर्मी ये भी है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के फिस्कल जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हुकूमत काम कर रही है टुवर्ड्स गेटिंग द सपोर्ट एंड द लोन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने की बात की जा रही है। लेकिन सियासी महाज पे भी हुकूमत वक्त के लिए काफ़ी परेशानियाँ हैं। यकीनन इस हवाले से बात की जा रही है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी ऑन द 26 जून, जिसमें हम देख सकते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब अभी उन्होंने राब्ते इनिशिएट कर दिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उन्होंने यही बात की कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी मुलाकातें अपोजिशन लीडर्स से जारी है। इसी हवाले से आज हमारे साथ सुबह मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे पहला सवाल इसी 26 जून की तारीख के हवाले से है और ख़ास तौर पे ये सिलसिला हम देखते हैं कि रमज़ानों से ही शुरू हुआ, जब एक इनफॉर्मल इफ्तार में हमें नज़र आया बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ साहिबा। लेकिन क्या आप ये दो बड़ी जमातें एक पेज पे मौजूद हैं और क्या 26 जून को जो हम देख रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वो इसी तारीख पे होगा या इसकी तौसी का भी इम्कान है? देखिए, इसकी जो कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, जो इफ्तार डिनर था जी, सब जमातें आई थी। मौलाना फजलुर रहमान को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो सबको इकट्ठा करेंगे।
अब वो इस काम पे लगे हुए हैं, पार्टियों के साथ उनके राब्ते हैं और तवक्को है कि 26 तारीख को होगी जैसे प्लान है। और अगर कोई इसमें कोई अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश है तो वो भी पूरी सलाह मशवरे से होगा और मौलाना फजलुर रहमान ही उसी को कोऑर्डिनेट करेंगे। मुझे ये बताइएगा नफीसा साहिबा के बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पहली पार्लियामेंट के फ्लोर पे स्पीच थी राइट आफ्टर द इलेक्शंस, उसमें हमने देखा कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कह के एड्रेस किया, जो कि हमें लगा कि एक ब्रिटिश विट का एक उनकी एक नुमाइंदगी करता है, उसी की तरह का एक सिग्नल है। खुसूसन हमारी जो जमहूरी जो एक तरह से कहना चाहिए कि रिवायतें हैं वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही मिली हैं, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट पे यानी इस लफ्ज़ को, इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगाई गई है। और ख़ुसूसन हमने ये भी देखा है कि जो नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उस पर मेरे ख्याल में मीडिया पे भी काफ़ी बातचीत हुई है। इसके अलावा हुकूमत ने भी इसका सख्त नोटिस लिया है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात ये है कि मैं नहीं समझती कि ये पाबंदी, मेरी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जो चेंबर है पार्लियामेंट का जहां डिबेट होता है वो एक महवर है आज़ादी इजहार का। आज़ादी इजहार क्योंकि जमहूरियत को सिम्बलाइज करता है, पार्लियामेंट जमहूरियत का अलंबरदार है, और अगर वहाँ पर फ्रीडम नहीं ऑफ स्पीच नहीं होती तो कहाँ होगी। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और पार्लियामेंटेरियंस जो अंदर चेंबर में बात करते हैं, जब डिबेट करते हैं, तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं करता। तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होगी अगर ये रूलिंग की सूरत में ये चीज़ आई। आज मैंने वजाहत मांगी और हमारे चेयरमैन ने भी इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की कड़ी कि आया ये रूलिंग है या ये उनका महज एक ओपिनियन है। जो टर्म है सेलेक्टेड, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गैर पार्लियामेंट्री हो। अगर उससे हम कंपेयर करें जो पीटीआई के लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लफ्ज़ चोर, लफ्ज़ डाकू, लफ्ज़ करप्शन कर दी, खा गए, पी गए, इस किस्म के लफ्ज़ हम कह सकते हैं गैर पार्लियामेंट्री है, क्योंकि वो अपॉर्शन करते हैं ब्लेम विदाउट एनी प्रूफ। तो अगर कोई आपको हदफ करना है या कोई पाबंदियां लगानी ही है तो गालम गलोच पर लगाएं। एक तहजीब याफ्ता लफ्ज़ है सेलेक्टेड, जिसका मतलब है चोजन, उसमें क्या हर्ज है अगर वो इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आप इसको बैन करेंगे तो कल हम उसकी मुतबादिल लफ्ज़ लेके आएंगे। कितना बैन करेंगे आप, कितना? कभी भी ये रवायत नहीं रही है पार्लियामेंट में कि स्पीकर बोलने पर पाबंदी रखे। हाँ, अगर आप अपने दायरा, जो दायरा दिया गया है, जो रूल्स में है, उस दायरे से बाहर निकल रहे हैं तो स्पीकर के पास पूरी पावर है। लेकिन नफीसा साहिबा, आप नहीं समझती कि जब हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम सिलेक्ट कहते हैं, आपने तो उसका एक बड़ा सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन किया कि जिसका मतलब है द चोजन वन, लेकिन सिलेक्ट से हमारी जो इम्प्लीकेशन आती है वो एक तरह से जमहूरियत की मात है। कुछ भी है, हम एक जमहूरी प्रोसेस से गुजर कर इलेक्शंस के बाद हमारे यहाँ ये हुकूमत तश्कील में आई है, उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये जमहूरी अमल से गुजर कर नहीं आई है, इनको अवाम ने चूज़ नहीं किया है बल्कि कहीं और इनकी सिलेक्शन हुई है। क्या आप नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अपना हदफ है, जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह वो बैकअप करते हैं जमहूरियत को और हमेशा उसको अपहोल्ड रखने की बात करते हैं, एक तरह से पाकिस्तानी अवाम की तज़लील है। बहरहाल जी, ये एक और डिस्कशन और डिबेट है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे PMLN ने मईशत के हवाले से जो अगर मीसाक मईशत को मजाक मईशत कह के टर्म किया है, उस पर आप क्या समझती हैं? किस तरह एक पेज पे आ सकती हैं तमाम जमातें फॉर द सेक ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? देखिए, ये तजवीज़ मुझे ये खुद ही वजाहत इसकी करेंगे कि एक तरफ इनका एक जो सीनियर लीडरशिप का रुकन है वो इसको मजाक कहता है, और दूसरी तरफ जो सरबराह हैं पार्टी के इस वक्त वो बार बार, एक नहीं बार बार दफ़ा हुकूमत को मीसाक के बारे में कहता है। पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें हम ओपन हैं। पहले भी हमारे को चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच में कहा कि वी ऑफर दिस, कि हम मिल बैठकर इसके खदोखाल करें। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा है।
लेकिन इसका हरगिज़ ये नहीं मतलब कि हमारा मैनिफेस्टो पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक यूनिक व्यू है कि मईशत को जो और जमातों में नहीं है, हमारी जो बेरिंग्स हैं वो सोशलिज्म से ज़्यादा करीब हैं। हम रियासत का ज़्यादा जो है वो रियासत को स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, रियासत का दखल होता है हमारी मईशत में। तो ये तो हरगिज़ नहीं है कि मीसाक जमहूरियत की मतलब कि हम अपने मैनिफेस्टो को कॉम्प्रोमाइज़ करें। सही। और आपके मैनिफेस्टो में आपने जैसे कहा कि रियासत को अगर मजबूत होना है उसमें आप 18वीं तरमीम यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, सोशलिज्म को भी एक तरह से उसकी रूट को लेके चलना चाहते हैं। एट द सेम टाइम हफीज़ शेख साहब, जिनको एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये जरदारी साहब के भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और उस वक्त भी उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि जनाब द गवर्नमेंट कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। तो बहरहाल एक खिचड़ी सी इस वक्त बनी हुई है, क्लियर इकोनॉमिक डायरेक्शन ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन जमातों के पास है। आगे बढ़ते हैं जी, लेकिन ये बताइएगा कि इस रवा माली साल में खुसूसन अगर पिछले 10 माह को देखते हैं जिसमें हुकूमत वक्त ने तकरीबन $12.7 बिलियन की सपोर्ट FDI या एक तरह से लोन हासिल कर लिया। दिस इज़ नॉट फ्रॉम द IMF, दिस इज़ फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज़ जिसमें शामिल हैं जी चाइना, सऊदी अरब, UAE और अब कतर की तरफ से भी 3 बिलियन का पैकेज कल अनाउंस हुआ है। आप इसको कैसे देख रही हैं नफीसा शाह साहिबा? देखिए द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। हमें लास्ट 5 इयर्स में CPEC के बहुत गुण गाते थे। हम चीन हमारा दोस्त है, हम चाहते हैं इक़्तिसादी राहदारी हो, लेकिन उस पैकेज में जो अनफॉर्चुनेटली PMLN ने जो पैकेज में डाला था, कहते थे कि $60 अरब की इन्वेस्टमेंट है, कहाँ गई वो? और हमें $20 अरब, $30 अरब, $40 अरब के क्यों खसारे मिले हैं? सही। तो ये सिर्फ कहना 22 अरब की डॉलरों की इन्वेस्टमेंट हो रही है डजंट मीन एनीथिंग। अगर आपकी एग्रीमेंट, जिस किस्म की एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, अगर आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप कतरियों के अपने एयरपोर्ट्स देंगे, तो आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी और उसको मैं बनिस्बत ज़ाती तो अपोज करूंगी। मेरी पार्टी फिर मुझे जो डायरेक्शन देगी। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, यू आर एब्सोल्युटली इज इन द डिटेल्स। और इस वक्त हमारे पास कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। ये $12.7 बिलियन की जो सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है। अगर आपको याद हो, पिछले दौरे हुकूमत में PMLN को जब इसी तरह का एक फ्रेंडली पैकेज सऊदी अरब की तरफ से मिला था तो अपोजिशन जमातें खुसूसन PTI ने उस पर बहुत एतराज़ किया था। आज हमारे पास ये डिटेल्स मौजूद क्यों नहीं है? नफीसा शाह साहिबा हैज़ रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इसके बदले में हमने प्रॉमिस क्या किया है, हम देने क्या वाले हैं, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है। बहरहाल जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे मिलो पाकिस्तान से, हमारा बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट, उसमें आपको लेके चलेंगे। लेकिन इस वक्त शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। की शुरुआत एक हदीस मुबारक से करना चाहूँगी। हदीस ये है जी कि इसका मफ़हूम कुछ इस तरह बनता है कि वो चीज़ें जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं, खुसूसन वालिद की अगर बात की जाए तो उसमें जो बेहतरीन चीज़ अपनी औलाद को तुम दे सकते हो वो है तालीम। और यकीनन इसी हदीस पाक को हमारे अगले मेहमान ने अपना नस्बुल ऐन बनाया और उनकी माशाल्लाह 6 बेटियां और 1 बेटा है और उन्होंने तमाम तर कोशिशें करके उनको बेहतरीन तालीम देने की एक तगोदौ की है। उनकी ज़िंदगी इसी मकसद के इर्द गिर्द घूमती रही है और इसमें चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, दे नेवर स्ट्रेड अवे फ्रॉम दिस एम। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तमाम ही बच्चे अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबियों से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। सबसे पहले इनके बारे में हम आपको दिखाते हैं एक पैकेज, एक रिपोर्ट, और उसके बाद इस ब्यूटीफुल फैमिली से आपकी मुलाकात भी कराते हैं। अज़्म हिम्मत की मिसाल कराची के रिहायशी अमजद अली, जिन्होंने अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाकर मिसाल कायम कर दी। रिक्शा ड्राइवर अमजद अली ने महदूद आमदन के बावजूद अपनी 6 बेटियों की तालीम जारी रखी हुई है। अमजद अली की एक बेटी डाउ यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालिबा और दूसरी IBA में ज़ेरे तालीम है। तीसरी बेटी ज़ैबिस में BBA की तालिबा है। अमजद अली अपनी दीगर 3 बेटियों को भी तालीम दे रहे हैं। वालदा को भी अपनी बेटियों पर फख्र है। अमजद अली के इस इक़दाम ने साबित कर दिया कि बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं हैं और उन्हें भी उनके बुनियादी हुकूक फराहम किए जाने चाहिए।
जी जनाब, होनहार बेटियां हैं माशाल्लाह अमजद अली साहब की, और आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी 3 बेटियों और अपनी अहलिया के साथ। सबसे पहले इनको वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। और आपके साथ मौजूद है मुस्कान। मुस्कान स्टडिंग एट IBA। और आपके साथ हैं अलीशा। अलीशा को नींद भी आ रही है और अलीशा कह रही है मैंने बात भी करनी है आज बहुत सारी। कैसी हैं अलीशा? ठीक है। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो बता दें। करीब में हो रहा है ना, जब बता नहीं पता अभी। अच्छा चलें। और आपके साथ हैं शाना साहिबा, आपके साथ की अहलिया, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस जवेरिया। क्या हाल चाल है जवेरिया? ठीक ठाक आपके। अच्छा अमजद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हमारे माशरे में लोग सोचते हैं कि बेटियां, हमें तो जैसा हमारा दीन सिखाता है कि रहमत है अल्लाह ताला की, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, समझते हैं कि जी अब पैदा होते ही बच्ची की सिर्फ शादी की सोच में लग जाते हैं और तालीम और बाकी चीज़ें उनके जहन में नहीं आती। आपने इस बात को कैसे अपना गोल बना के चले आप कि जी तालीम सबसे पहले? तालीम का ऐसा है कि जैसे मैं छोटा सा था, मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, मेरे 4 भाई थे जी। तो मेरे को बड़ा शौक था पढ़ाने का। उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, अपने बच्चों को फिर भी पढ़ाया। तो मेरे को जुस्तजू थी मैं पढ़ूँ। फिर मेरी थोड़ा अरसे बाद शादी हो गई, फिर मेरी पहली बेबी हुई। तो इस तरह बेबी माशाल्लाह बच्चे हुए, 4 बेटे हो गए, बेटियां हो गई। तो लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्शन भी था क्योंकि लड़कियों से लोग घबराते हैं। तो हमें बहुत खुशी थी, हमारे चाहने वाले बहुत खुश थे माशाल्लाह, हमारी बेगम साहबा, हम सब खुश थे माशाल्लाह। तो हमने बेबियों को पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियां अपने घर की होती हैं। हमने कहा नहीं, हमने इनको इनका मकाम सुना क्योंकि आपकी महदूद आमदन थी। जब आप इनको स्कूल भेजते थे तो लोग कहते थे पढ़ाने का क्या फ़ायदा। वो यही कहते थे कि आपकी इतनी आमदनी नहीं है, आपके पास इतना है नहीं, क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ। जैसे ऐसा ऑब्जेक्शन करते थे लोग, आपके पास इतना है नहीं, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हमारी जुस्तजू थी हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आला से आला तालीम हासिल करें, आला ओहदों पे फाइज हों और आगे बढ़ें। लेकिन इसमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी शाहना साहबा। तो जब महदूद आमदन होती है तो आपका भी तो दिल चाहता होगा कि कपड़े अच्छे बना लें, जेवर बना लें, आज कुछ दावत शावत कर लें, बजाय इसके कि जाहिर सी बात है फ़ीस इतनी ज़्यादा होती थी बच्चियों को, और कुनबा भी आप लोगों का माशाल्लाह 7 बच्चों का कुनबा। तो उस वक्त क्या बस यही है कि बजट बहुत कम होता था, लेकिन बस यही है कि बच्चे भी कहते हैं कि सब घूमने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, करली जा रहे हैं, अम्मा इंशाल्लाह चलेंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम है, अल्लाह ताला करेगा आगे, फिर इंशाल्लाह खूब घूमेंगे फिरेंगे। थोड़े से अपने घर के अखराजात समेटने होते थे। कभी मतलब जैसे ऐसा भी हुआ बाज़-औक़ात कि ये लोग जब कॉलेज में थी तो ज़ाहिर बात है लांडी कोरंगी में कहीं मैंने कराया नहीं था, मैरिज पे हुआ था इनके, अच्छे कॉलेजों से इन्होंने इंटर किया। तो सेंट लॉरेंस जाती थी मुस्कान और खातून पाकिस्तान जाती थी, वो बड़ी वाली बेबी जो गाँव में है, और जेबिर वाली ने खुर्शीद कॉलेज से किया। तो अक्सर ऐसा होता था इन लोगों को किराया देना, बसों से जाना है, तो हमारा कोरंगी 5.5 इतना अंदर एरिया कि 2 बसें 3 बसें बदल के जाना है। तो हम यही सेटिंग करते थे सुबह के खाना पीना भी बाद में है, पहले इनके किराए के पैसे अरेंज करके रखने। ये कितनी अहम बात है। हम कई चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और आज ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी पढ़ाई, उनको लगता है कि पेरेंट्स अगर भारी फ़ीस दे रहे हैं तो ये तो उनका काम है, जी हमें दुनिया में लेके आए हैं तो ये हमारा हक़ बनता है। लेकिन हमारे ही माशरे में जुस्तजू करने वाले, तगदो करने वाले वो लोग भी हैं जो 3-3 बसेस बदल कर और अपने बाकी अखराजात, बाकी चीज़ों को, व्हेन आई से दिस मेरे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी आपकी एक स्ट्रगल होती है, और जब आप उस खुशी को पा लेते हैं, आई थिंक नथिंग मैचेस दैट फीलिंग। मुस्कान, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि कॉलेज में हम, यानी आप बच्चे हो, यंग एज है, इंटरमीडिएट में अपनी दोस्तों से कंपेयर करते हो कि ठीक है यहाँ तक तो पहुँच गए, पढ़ाई में भी हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके जूते, उनके कपड़े, वो किस गाड़ी में आ रहे हैं, कभी इस बात ने अफेक्ट किया? नोटिस तो मुझे लगता है कि मैं करती ही थी हमेशा। हाँ। लेकिन कभी मुझे इस चीज़ ने अफेक्ट नहीं किया इतना ज़्यादा। हाँ। बिकॉज मेरी मामा पापा हमेशा इस तरह बोलते थे कि बेटा जब आप पढ़ लोगे तो आपकी अच्छी जॉब लग जाती है, आपके सारे जो कुछ आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है वो मैंडेटरी है। हाँ। तो हमेशा से मेरा फुल फोकस जो था वो एजुकेशन पे ही था, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं IBA में 150% स्कॉलरशिप पे हूँ। तो IBA का एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू मैं IBA में इनरोल्ड हुई हूँ। तो
अब ये है कि अब मुझे 2 साल हो गए IBA में, और अब मैं सच में समझती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, जो मैं चाहूँ वो खरीद सकती हूँ, या मैं खुद थोड़ा बहुत अपने माँ बाबा को सपोर्ट कर सकती हूँ। सही, और काम भी कर रहे हो तुम, टेम्पिंग भी कर रही हो साथ साथ? हाँ। कुछ अच्छा, दैट इज़ गुड। देखें आजकल हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि जो सूरत हाल है, और वैसे भी मेरे ख्याल में अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनली भी आप देखें 16, 17, 18 साल की उम्र में लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कमाने लग जाते हैं। जवेरिया से बात करना चाहूँगी। जवेरिया, आपकी माशाल्लाह तीनों बड़ी बहनें इतनी होनहार हैं, अपने मेरिट पे उन्होंने अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला, अब परसू कर रही हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। इस बात का कभी प्रेशर फील होता है कि अब मुझे भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा प्रेशर फील नहीं होता, लेकिन मुझे खुद से शौक है कि मैं आगे जाके आर्मी में जाऊँ और पायलट बनूँ। अच्छा, यानी माशाल्लाह इस घर में आप ये देखें कि सबके यूनिक शौक है। एक ने डॉक्टर बनना है, एक ने बिजनेसमैन बनना है। अमजद साहब, ये ख्वाब इनके अपने, या आपने सोचा है कि एक एक सारी चीज़ें बन जाए? तो हम ज़रा, ये हमने ही दिए हैं, माँ बाप ने दोनों ने मिलकर। अच्छा, ये आपकी ड्रीम्स हैं? जब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो जाओ तो ऐसे ऐसे आपने फील्ड में जाना है कि कहीं पे भी मैं जाऊँ तो मुझे पता लगे मेरी एक बच्ची वहाँ मौजूद है। अच्छा, और आपने क्या बनना है? अलीशा ने क्या बनना है बड़े होके? बताइए। प्रिंसेस बनना है। ये देखिए, ये होते हैं लाइफ गोल्स। बाकी बन जाए आर्मी, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन जाए, उसको पता है उसने क्या बनना है, ये और उसने प्रिंसेस ही बनना है। शाहनाज़, ये सबसे छोटी हैं? जी, ये सबसे छोटी। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड है? जी, बहुत ज़्यादा, बोलती भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। इन्हें पोएम भी याद है, BCD भी याद है, और नात भी आती है, हज की दुआ भी आती है, काफ़ी कुछ याद है इन्हें। अभी ये 4 साल की हुई है माशाल्लाह। और ये बोलना जल्दी सीखता है, जो छोटा बच्चा है, इर्द गिर्द सबको देख के सुन के। यही मैं बताना चाह रही थी, जैसे मेरी बच्चियां हैं माशाल्लाह, बेटियां थी, मगर यह है कि 2.5 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, और फिर मैं एज ए टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी शादी से पहले, तो मैंने कभी किसी बच्चे को अपने नर्सरी KG1 वगैरह नहीं पढ़ाई। यह कि डायरेक्ट पढ़ाया, तो बहुत कम उम्र में बच्चों ने इतनी जल्दी मैट्रिक किया कि सब हमारी गली में बोनों की दुनिया और बच्चों ने इतनी लगन से किया, मतलब जैसे हर चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों को। अक्सर ये जाती हैं, अक्सर मैं भी होती हूँ हॉस्टल में, मैं देखती हूँ बच्चे इतना अच्छा पहन रहे हैं और ऐसा अच्छा रख रहे हैं, और वो तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बेटा जो हम दे रहे हैं ना, देखें जेवर पैसा सब छिन जाता है। जैसे कि हमारे जेठ ने हमारे घर पे केस किया बच्चियों को पढ़ाने के बाद, हमें बेघर किया, बहुत सारे मामला ऐसे रहे बच्चियों को पढ़ाने से, रिलेटिव के, मतलब बहुत ज़्यादा हमने टिपिकल वक्त देखा, बहुत ज़्यादा, शायद आप सोच भी नहीं सकती हो। मैं बताऊंगी तो मैं रो जाऊंगी और आप भी रो जाएंगी। मगर मैंने बच्चों को हमेशा यही तसल्ली दी कि बेटा अच्छा वक्त आएगा, मैं आपको वो जेवर दे रही हूँ जो शादी में देते हैं, उसको डकैती भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाता है, बिक भी जाता है, मैं वो जेवर दे रही हूँ जो कोई आपसे नहीं छीन सकता, हमेशा रहे। वो हमेशा ना कोई डकैत ले सकता है, ना बड़े अब्बू छीन सकते। और आप अपने आप में इतनी एबिलिटी होगी आपके अंदर कि आप खुद अपने पाँव पे खड़े होगे। बहुत से हालात ऐसे आए कि मैं बस, आप लोगों को क्या चीज़ मजबूत बनाती है? यानी जिस तरह हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये रास्ता कठिन भी रहा है, इसमें चैलेंजेस बहुत सारे आए, और ख़ास तौर पे जब अपने बहुत करीबी लोग तकलीफ देते हैं तो उससे संभलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको क्या चीज़ इतना हौसला देती है? सबसे बड़ा हौसला ये है कि जैसे जब मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के, तो TCF स्कूल ने हमें सपोर्ट किया। सही। दूसरा ये कि जहाँ कहीं हम परेशान होते थे, इनके बाबा बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते थे। अभी भी ऐसा होता है कि ज़ैबिस यूनिवर्सिटी वाली किराया लेके जाती है, और ये डॉ वाली 5 नंबर तक जाती है, थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, 400 रुपये बन जाते हैं ऑलरेडी सुबह किराए के देने के। तो हमारा बजट इतना नहीं होता, 600-700 रुपये में कमाएं तो क्या करें। तो इसके पापा यही बहुत हमारा साथ देते हैं, रात के 2 बजे तक चलाएं रिक्शा या 3 बजे तक चलाएं, और कहते हैं जब तक होना नहीं है ना, जब तक लिमिट में रहना। आप ये देखें कि वालिद कितनी बड़ी नेमत और साहिबान होता है कि वाकई हमारे माशरे में उन लोगों को भी इस बात से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, स्टोरीज़ लेनी चाहिए, जो समझते हैं कि जी कम आमदनी है ना, तो मैं अपनी कुव्वत और अपनी मेहनत के हवाले से सब कुछ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। लेकिन ज़िम्मेदारी लेने की बात होती है। आप दूसरा का ख्वाब, यानी अपने बच्चों के लिए अगर कोई ख्वाब देखें तो उसको अपना जुनून बना लें, उसको अपना नस्बुल ऐन बना लें। आखिरी मिनट है, क्योंकि तो अमजद साहब से भी सवाल करना चाहूँगी कि आपकी ताकत क्या है? बेटियाँ। आपकी बेटियाँ माशाल्लाह। बहुत सी तकलीफ़ें आई, बहुत सी परेशानियाँ आई, ऐसी आई कि नाकाबिले बर्दाश्त, पर जब बेटियों को देखते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। सही। और फिर इनको ऐसे मकाम पे देख के तो बहुत खुशी होती है, और बस परेशानियाँ सब भूल जाते हैं कि बस थोड़ी सी दिन है। आप में इतनी समझदारी कहाँ से है? यानी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स था जिसको आपने बहुत आगे बढ़ते हुए, अपने हालात को बदलते हुए तालीम के थ्रू देखा, जो आपने इसको अपना एम बना लिया? वैसे तो हमारे साथ हालात ऐसे गुजरे हैं कि
हालात ने हमें सिखाया। सही। फिर हमारी शादी हो गई, हमारी बेगम हमारे साथ हो गई, तो हम दोनों ने मिलके जो है ना इस सफर को तय किया। मतलब है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको लगता है कि पढ़ लिख के भी क्या हो जाएगा, काम कर लेंगे तो क्या होगा, आज कुर्बानी नहीं दे सकते, बस अच्छा खा लो, एक वक्त आ गया। ये जो समझदारी है और आपको लगता है कि आपको देख के और लोगों ने भी इस बात को अब अपने अंदर चेंज लेके आए? हमें देख के काफ़ी लोगों ने चेंजिंग लाए। लोग माशाल्लाह आपकी वजह से, आपके तफैल जैसे मीडिया पे आने से और लोगों में जज्बा आया। बेशक। और ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये इससे लोगों को पता चला कि तालीम क्या चीज़ है, क्योंकि कुरान की महदूद होता है, लोग हल्का फुल्का पढ़ाते हैं, मैट्रिक तक पढ़ा दिया, इंटर तक पढ़ा दिया, या वो भी आपकी मर्जी है, पढ़ लें तो मर्जी है नहीं, लेकिन तरजीह बना के अगर चलना, ये मेरे ख्याल में हमारी टीम। वेलकम बैक। और अक्सर लोग यही कहते पाए जाते हैं, कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन जब पॉकेट मनी मिलती थी, खुद कमाना नहीं पड़ता था, हर ख्वाहिश के लिए बस पेरेंट्स की तरफ देखते थे और हम उम्मीद करते थे कि उनके पास अलादीन का चिराग है और जिन है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और यकीनन अगर देखा जाए तो 99% ख्वाहिशें पूरी हो भी जाती थी, 1% हम बड़ी बेवकूफ़ी की कोई ख्वाहिश करते थे, लेकिन उस वक्त भी महीना पॉकेट मनी में गुजारना मुश्किल था। और आज जब अपनी मर्ज़ी से कमा रहे हैं, सैलरी हासिल कर रहे हैं, तब भी बड़ा मुश्किल होता है। महीने के आखिरी दिन हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। और फिर आजकल तो देखें एक वबा भी है कि हर कोई बैठ के माहिर मईशत बना हुआ है और ये बात कर रहा है कि महंगाई बढ़ी है, मुश्किलात बढ़ी हैं। मेरे ख्याल में हम बोल बोल के भी अपने पैसे की बरकत ख़त्म कर लेते हैं। आज हमने सोचा कि इसी मौजू पे क्यों ना बात की जाए। पॉकेट मनी, कभी 100 रुपये भी काफ़ी थे, 1000 रुपये बहुत बड़ी लग्जरी लगते थे, आज हज़ारों में कमाते हैं तब भी लगता है पूरा नहीं पड़ता। ऐसी सूरत हाल में घर में क्या होना चाहिए? जो साहिब हैसियत हैं, जो घर के कमाने वाले हैं, अब्बू हैं जो, क्या उनको पॉकेट मनी हर एक को देनी चाहिए सबकी ज़रूरियात के बाद, या फिर अक्सर घरों में अब पॉकेट मनी का रुझान ही ख़त्म हो गया और बच्चे भी बड़े चालाक हो गए कि थोड़े से पैसे लेके उसमें गुजारा करने की कोशिश क्यों करें, जबकि हम ये कर सकते हैं कि हर ख्वाहिश के लिए अम्मी अब्बू की तरफ देखें। तो अक्सर बच्चों को भी अब पॉकेट मनी बनना बंद हो चुकी है। ख़वातीन का वैसे अक्सर ये गिला रहता है, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो अब हाउस वाइफ्स हैं, वो कहती हैं कि जी ना हम कमाते हैं, हमारी पर्सनल ज़रूरतों के लिए भी हमें अलग से पॉकेट मनी दी जाए ताकि वो पैसे हमारे पास हो, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग समझते हैं कि अच्छा रुझान नहीं है। आज इन्हीं तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ पैनल मौजूद है बड़ा ही ज़बरदस्त है, जहाँ दीदा पैनल है जी, लोगों को भी समझता है, ख़ुद अपने ऊपर जो आप बीती है वो भी हमसे शेयर करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मिसेस खान और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं फ़हीम खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक। अब तो लोगों ने जेबें सिलवाना छोड़ दी हैं भाई, पॉकेट मनी कहाँ से आए? भाई देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे इस लफ्ज़ से इख्तिलाफ हो चला है पॉकेट मनी से। अब आपको पता है कि मेरी शुरुआत हमेशा इख्तिलाफ से होती है, तो इख्तिलाफी नोट मैं आपको दे दूं। हाँ, लेकिन उस इख्तिलाफी नोट से पहले मैं कहूँगा वो लोग भी जो आपने मेंशन किया माहिर माशियात बने बैठे हैं, हर कोई पहले ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती है, कैलिबर के लोग माहिर माशियात बने बैठे हैं, जिन्हें घर में कोई सालन में दोबारा बोटी नहीं देता वो लोग भी इस वक्त माहिर माशियात बने बैठे हैं। क्योंकि कल ही मैं देख रहा था, अभी तक बजट पास नहीं हुआ है हमारा, तो बहुत सारे हमारे जो हैं वो माशी तज्जिया निगार सामने आ गए। भाई पहले हम ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत डिस्कस करते थे, अब सब महंगाई को डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक ज़माने में आप अपनी एज बताते थे एक तरह से, कह के कि जी हमारे ज़माने में गोश्त इतने का था, दूध इतने का था। आप तो ऐसा लगता है बच्चा बच्चा यही डिस्कस कर रहा है। क्या कहेंगे? आपने सही कहा। मैंने अब जैसे आपको बताया कि पॉकेट मनी से मुझे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है, आप भी एग्री करेंगी। इख्तिलाफ इसलिए है कि हमारे ज़माने में मिला करता था हमें जेब खर्च, जिसमें एक लफ्ज़ था खर्च। पॉकेट मनी के अंदर कहीं पर ना कोई एक्सपेंस का जिक्र है, ना कोई खर्चे का। बेगम को जो पॉकेट मनी दी जाती है वो तो वैसी की वैसी। अब पॉलर के पैसे आपने देने, फेशियल के पैसे आपने देने, कपड़ों के पैसे आपने देने। भाभी भी देख रही होंगी ये प्रोग्राम। बिल्कुल, वो मैं उन्हीं तो बताना चाह रहा हूँ, मैं बावर कराना चाहता हूँ कि बेगम देखो, अब मुझे ये चैनल का जो है वो सहारा लेना पड़ा तुम्हें बताने के लिए कि वो पैसे पॉकेट मनी, क्योंकि उसमें खर्चे का कोई लफ्ज शामिल नहीं है। हाँ जी। अच्छा, पहले जमाने में फेशियल करवाती थी औरतें, जाके इतने बालों में रोलर्स लगा के 4-4 घंटे बैठना, और अपने आप को हमने तो अपने जमाने में आज तक भी नहीं किया। हमने तो कभी फेशियल भी नहीं करवाया। जब आप लोग पार्लर जाते थे तो वो पैसे में औरतों ने चीजें बढ़ाई भी हुई हैं, खर्चे भी बढ़ गए ना इससे, है ना? तो फिर हाय हाय मत करो,
नहीं तो ये उन्होंने खर्चे बढ़ाए तो हम तो हाई हाई करेंगे। देखिए मेंटेनेंस तो आप ही के एसेट की हो रही है ना, तो फिर ये देखें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज मेरे ख्याल में मेंटेनेंस मांगती है, बच्चे भी मेंटेनेंस। लेकिन इस पॉकेट मनी को आप जेब खर्च पे ही रखें, आप पॉकेट मनी का लफ्ज हदफ कर दें। जैसे सिलेक्टेड हदफ हो गया वैसे ही पॉकेट मनी भी हदफ कर दिया जाए। ठीक है मिसेस खान, आप क्या कहेंगे जब आप लोग पार्लर जाते थे या पर्सनल जो खर्चा होता था वो किसका काम है? हम कहते हैं ना खर्चा। देखो मैं सच बताऊं कि औरत को एक लमसम अमाउंट उसका हस्बैंड को जब सैलरी मिलती थी उसको मिल जाती थी औरत को, उसमें इंक्लूडिंग दैट पॉकेट मनी। वो स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता था कि ये लो ये 2-4 हज़ार रुपए घर का खाने का खर्चा है और ये 500 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी है। उस वक्त ये कहा जाता था पॉकेट मनी, वो ये होता था कि अब हमें इतने पैसे मिले हैं, अब तुम्हारी इंक्रीज हो गई सैलरी, अब हमें इतने दोगे, मतलब वो इंक्लूडिंग पॉकेट मनी कि अब आपकी 500। पहले जो खवातीन ज्यादा समझदार थी वो लायंस शेयर ले लिया करती थी, वो खुद ही ले लेती थी, फिर खुद ही उसकी डिवीजन करती थी। ये यू आर राइट हियर। अब ये होता था कि सैलरी स्लिप तो आती थी, हम लोगों को पता तो था, वी वर अवेयर ऑफ द सैलरी स्लिप और टाइम भी पता होता था, 5 तारीख से पहले तनख्वाह भी मिल जाएगी। आपकी बात को ना आगे बढ़ाते हुए कहूंगी, देखें अगर लोगों को पता करना है, ये जो अभी हम बात करते हैं ना बेनामी असासे फौरन डिक्लेयर कर दें, एमनेस्टी स्कीम्स, खवातीन से डेटाबेस इकट्ठा करें, खवातीन को जरूर पता होता है जमा की हुई है वो सब डिक्लेयर करने हैं। और हम बीसियां भी डालते थे, उसमें हम बहुत से ऐसे काम करते थे, दैट वॉज आप पॉकेट मनी इंक्लूडिंग। अब ये हमारे ज़माने में इस तरह नहीं होता था कि ये लो घर का खर्चा, ये लो पॉकेट मनी और ये लो फला फला फला। दैट वॉज एक जगह हम अमाउंट लेते थे और एक जगह को खुद पर्सनली अपने दिमाग से डिवाइड करते थे कि इतना बच्चों का होगा, इतना ये फीसेस जाएंगी। मिसेस खान एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी पूछते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं भाई पॉकेट मनी की खुशी अलग होती है, वो तो खर्चा चलाने की बात की जाती है ना कि फाइनेंस मिनिस्टर आप हैं घर के, अब आपने घर का किराया, यूटिलिटीज का बिल, ग्रोसरी सब कुछ करनी है। खवातीन अक्सर ये कहती हैं उसके बाद हमारे अपने खर्चे के लिए तो बचता कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊँ तुम्हें, एक कॉलर से बात कर ले फिर वापस आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। सिद्रा, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा जा रहा है और आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू राशिद साहब। क्या कहेंगे पॉकेट मनी? पॉकेट मनी यकीन करें अभी तो मतलब हजारों में भी देते तो कम लगती है। पहले हम लोग कॉलेज के जमाने की बात करें 200-300 रुपए में पूरा महीना हमारा गुजर जाता था। लंच भी करते थे हम लोग, दोस्त आपस में मिल के खाते पीते थे, लेकिन कभी कमी नहीं हुई थी। सही। अब ये है कि बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे उस जमाने में एक कलियां प्रोग्राम हुआ करता था, फारूक कैसर साहब ने जी बिल्कुल एक गाना था एक बड़ा मशहूर, हम तुम होंगे बादल होगा। उस पर उन्होंने गीत बनाया था, महंगाई उन दिनों में भी थोड़ी बढ़ गई थी। उसका एक शेर सुनाता हूँ आपको तर्ज में, अगर आप सुनना चाहें तो। जी बिल्कुल। वो गोश्त मिलेगा ईद के ईद, अब गोश्त मिलेगा ईद के ईद, अब हर दिन बुध और मंगल होगा। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। अच्छा ये मुझे बताया, खवातीन को जो बीवियां होती हैं उनको पॉकेट मनी अलग से मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, उनका राइट। और वो अपने जहाँ उनका हक होता है भाइयों पे, पेरेंट्स पे या शौहर पे, वो उनको देख रही होती हैं तो उनका हक जरूर देना चाहिए, बल्कि उनको देने से आपकी कमाई में बरकत ही होगी। थैंक यू सो मच राशिद साहब फॉर कॉलिंग इन। जी 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 जी, ये भी जरा इस्लाह फरमा दीजिएगा कि जो पॉकेट मनी उन्हें दी जाए वो उन्हें खर्च भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए, करती हैं। वो तो हमारी मर्जी है, खर्च करें, वर्किंग लेडीज आप दोनों तो इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करें, सिर्फ मैं बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमें कॉल करने का। अच्छा मजाक की बात एक तरफ, लेकिन यहाँ पे ये भी कहना बहुत अहम है कि जब एक हर घर में एक शिफ्ट आता है, शिफ्ट ये आता है कि आपके वालिदैन रिटायर हो जाते हैं और फिर जो यंगर जनरेशन होती है वो कमाने लगती है, सैलरीज हासिल करती है और एक तरह से जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे मुंतकिल हो जाती हैं। अक्सर आप ऐसे सूरत हाल में देखें कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी बात यह है कि फर्माबरदार औलाद अपने पेरेंट्स को पैसे जाके देती है ताकि आप घर को चलाएं। वहाँ पे भी पॉकेट मनी का एक एलिमेंट है कि आपने ठीक है घर चलाने के लिए तो अपनी वालदा को या वालिद साहब को वो पैसे दिए, लेकिन अगर आप ये कह के कि अम्मी ये ख़ास तौर पर आपके लिए, किसी भी आपकी ज़रूरत के लिए आप किसी की हेल्प करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ख़रीदना चाहें, अगर आप पैसे अलग से देते हैं तो वही वाली बात कि आपके अपने काम में भी बरकत होगी और आपके पेरेंट्स भी एक
एक अच्छा फील करेंगे कि दिस इज एक बहुत बड़ी दुआ निकलेगी जिससे आपकी सैलरीज और बढ़ेंगी, बरकत होगी। माँ के हाथ में पैसे रखने से तो आप सोचें कि वो दुआ के अलावा जो दुआ सबसे बड़ी चीज है जो आपको आसमानों तक पहुंचाती है। अच्छा, ये अक्सर बात जो अब यहाँ पे उसी जाविये को लेके आ जाए ना फ़हीम एंड मिसेस खान, कि लोग कहते हैं कि जी हम इन्हें बच्चों की भी, ये जो जब खुद कमाने लग जाते हैं, वालिदैन बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं इनकी सारी ज़रूरतें तो हम पूरे करते हैं, कपड़े चाहिए हम ला देंगे, खाना चाहिए हम ला देंगे, घूमना फिरना है हम कर लें, तो उनको पॉकेट मनी करनी क्या है। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, कि मेरी जेब में 50 रुपए भी अगर हैं और मैं उसको अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली। अब जब एक वक्त था आपको ये सारी चीजें मिलती थी, आपको भी पॉकेट मनी चाहिए होती थी, अब ये वक्त पेरेंट्स का आई है। हाँ। अब उन्हें भी अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से भी खर्च करना है कुछ, तो उनका भी राइट है। आप देखिए को कुछ दे दिया, कभी किसी आते हुए कोई फ्रूट अपना दिल चाहा घर के लिए भी ले आते हैं बेचारे। आप ये भी तो देखें ना कि वो खर्च भी तो आप ही पे करते हैं। अगर पोते पोतियां नवासे नवासियां आए तो वालिदैन के पास या दादा दादी के पास अपनी मर्जी से उनको 100 रुपए देने के लिए तो हों। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और ख़ास तौर पे आप बेशक यहाँ पे वालिदैन से भी बात करना चाहेंगे, आप अपने बच्चे की तमाम ज़रूरियात पूरी करें। जब तक आप उसको छोटी उम्र से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे तो वो बड़ी उम्र में अपने पैसों को कभी मैनेज नहीं कर सकेगा। हमें पॉकेट मनी सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती थी कि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लें, बल्कि ये बताया जाता था कि कनात कैसे होती है, कि अगर आपके पास महीने में आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो जो एक्सेस आपकी ख्वाहिश है आप अपनी मर्जी से चाहे चॉकलेट्स खरीद लें उसकी, या वाटर पेंट्स खरीद लें अगर आपको पेंटिंग का शौक है, लेकिन उस दायरे में रहना है। मिसेस खान, आज आप ये देखें कि वही जो बात की जा रही थी कि हज़ारों भी कम क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दायरा खींचना मुश्किल हो गया। देखो, एक तो मैं बताऊं कि हम लोगों ने अपनी चादर से ज्यादा पाँव भी बहुत फैला दिए। हम जाते हैं, हमारे ज़माने में ट्वाइस या मैक्सिमम थ्राइस अ वीक हम लोग कभी खाना खाने बाहर टुगेदर विद पेरेंट्स जाते थे। अब क्या लड़कियां भी जा रही हैं रोज़ाना, दोपहर को भी क्या खाएं, मंगाएं क्या। ऑफिस में भी बैठे, पहले टिफ़िन आते थे, टिफ़िन कैरियर्स होते थे उस ज़माने में, घर से अच्छी अच्छी कबाब्स वबाब्स लड़कियाँ लाकर और एक जगह। अब क्या होती थी, उधर से डील मंगा लें, इधर से डील मंगा लें। उस वक्त कौन सी डील नहीं थोड़ी बहुत जो थी लेकिन उस वक्त कॉन्सेप्ट यही टिक्के बोटियां कबाब तो उस वक्त भी होते थे। कबाब आते थे, अभी तो आपको पता है कबाब शबाब आ रहे हैं। नहीं, वो तो घर से बना। और दूसरा मैं एक चीज आपको और बताऊं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हर चीज पे बढ़ा है। आपके जमाने में 300 रुपए तोला सोना होता था, हमारे जमाने में 78,000 रुपए तोला है। सही बात। आपके जमाने में 6.5 रुपए का डॉलर होता था, हमारे जमाने में 160 रुपए। और कभी कभी साथ में ये बात भी कहना चाहेंगे कि अक्सर चीजें जब आप खुद अटेम्प्ट करते हैं अब ज्यादा महंगी। अब मिसाल के तौर पे पहले लोग कहते थे कि जी हम कपड़े खुद सी लेते थे या हम दर्जी से सिलवाते थे। दर्जी से सिलवाना आजकल रेडीमेड कपड़े से ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये चीजें भी अब हमें शिफ्ट हो रही है। एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैडम? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से? सिद्रा, आई लव वेरी मच टू यू। और मैं जितनी एंकर्स है उसमें आपको लाइक करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्यारी भी है, इंटेलेक्चुअल भी है। मैं पहले आज टीवी पे आया करती थी, मेरा नंबर भी रख लें। जी जी। और जी हमारी टीम आपसे नंबर ले लेगी। मैम मुझे ये बताइए कि आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, मैं कहना यही चाहूंगी यार, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों है किससे क्या क्या बताऊं। आज देखिए कुछ मौसम शायराना सा है और बड़ी तल्ख माहौल में हम रह रहे हैं। मतलब अगर वो अमीर है तब भी तल्ख माहौल में है, अगर गरीब है तब भी तल्ख माहौल में है। और मियाँ से बीवी की लड़ाई, माँ से बच्चे की लड़ाई, बेटा से बेटी की लड़ाई, ये मैं बहुत ही बुरे हालात से हम लोग गुजर। खुदा हम पर कोई मौजूदा करे। और मिसेज खान को हजारों सलाम, मुझे भी रिश्ता करवाना है मिसेस खान से, शर्म के मारे बताया नहीं आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का। आपका नंबर हमारे पास होगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते वक्त का मुकाबला सख्त है। फ़हीम, एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल करना था। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब पेरेंट्स अनलिमिटेड पॉकेट मनी बच्चे को दे दें और उस पर नज़र ना रखें कि वो कहाँ खर्च कर रहा है, तो वो अक्सर बुरी आदतों में भी पड़ता है। हैसियत मेल और एक लड़के के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि वो जो पहला सिगरेट होता है वो पॉकेट मनी से ही लिया जाता है ना, तो उस पर कैसे नजर रखें पेरेंट्स? नहीं, नॉट नेसेसरी। वो आपके दोस्त भी आपको कह देते हैं ले लो यार, एक दो कश ले लो। जी
एक मतलब अगर एक आपको आदत हो जाए तो आप फिर उस पॉकेट मनी से ही खरीदेंगे, और तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं। सिगरेट का तो मैंने जैसे नाम ले लिया, वीडियो गेम्स हो गए, इंटरनेट हो गया, कोई भी अगर आप जाते हैं, यानी कोई गलत आदत, यानी पेरेंट्स को किस हद तक कंट्रोल रखना चाहिए कि भाई बच्चे कहते हैं कि पैसे दे दिए ना, अब आप पॉकेट मनी तो ना पूछे कि मैंने कहाँ खर्च की है। जो चीज अभी थोड़ी देर पहले आपने बताई थी ना कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, सही। तो उस दायरे में रहते हुए उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो इतने ज्यादा भी कोई फ्री हैंड ना दे दें। भले ठीक है आपके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को लंदन में भेज दें और फिर वो वापस आने से इनकार कर दें। सही। आप यहाँ पर मुश्किल में हो, आप यहाँ जेल चले जाएं खुदा ना खास्ता, लेकिन वो वापस आने से इनकार कर दें, तो आपके पास बेशक जितना पैसा है, पर आप उसे एक इस दायरे में रखते हुए अपनी औलाद को दें कि कल को वो किसी बुरी आदत में ना पड़ सके। पेरेंट्स को पूछना चाहिए, की जिम्मेदारी है, बिल्कुल पूछना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत चेक एंड बैलेंस रखा है, और जो लोग फ्री हैंड दे देते हैं फिर उनके सामने ही ऐसे केसेस आते हैं। ज्यादातर देखने में यह है कि ओवर स्पीडिंग पे गाड़ी चल रही है, या खुदा ना खास्ता किसी ऐसी आदत में पड़ गए जिससे जान नहीं छुड़ाई जा रही। अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट हम डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक के अगर आप देखें खुदा ना खास्ता जब पैसे पूरे नहीं पड़ते या पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती है, अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो बच्चा सबसे पहली चोरी भी घर में ही करता है, पेरेंट्स के वॉलेट से कुछ निकालना। उसके बारे में ज़रा बात करेंगे कि क्या पेरेंट्स को अपने पैसों की भी ज़रा खबर रखनी चाहिए कि 1000-2000 अगर गायब हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किधर जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेशक आप कारून के ख़जानों का मुंह खोल दीजिए और बच्चों को, बीवी को, अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी दीजिए, लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पॉकेट मनी का एहतसाब भी होना चाहिए? क्या ये पूछना चाहिए कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आए ये झुमके, या कहाँ गए वो पैसे जो दिए थे या नहीं? यही सवाल किया हमने लोगों से। आइए देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। क्या मर्द हजरात, खाविंद हजरात अपनी बीवियों को पॉकेट मनी अलग से देना चाहते हैं और ख़वातीन क्या चाहती हैं? मिसेस खान वाली अप्रोच के पहले लाइन्स शेयर ले लें या अलग से पैसे भी उनको चाहिए? आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी कर देते हैं, हर किस्म की कोई डिमांड नहीं होती है तो पूरी कर देते हैं। पैसे भी इन्हीं के पास होते हैं, मेरे पास भी होते हैं, मैं देता रहता हूँ इनको। वैसे सारा कुछ मेरे हाथ में ही होता है, तो मना नहीं किया इन्होंने कभी कि हाँ आप जितना मर्जी खर्च कर लें, वो खर्च करना होता है जितना हम कर लेते हैं। बच्चों की डिमांड्स पूरी करने के लिए उनकी पॉकेट मनी भी बढ़ानी पड़ती है, तो ये है कि उनके स्कूल गोइंग का जो भी डेली का बजट होता है उस हिसाब से पॉकेट मनी देते हैं। बाकी बेगम के लिए तो पूरा पर्स हाजिर है, बेगम तो सब कुछ उनका ही है, जितने वो लेना चाहें हमारी मजाल है कि मना कर सकें। मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मैं पॉकेट मनी देता हूँ तो अब मैं आपको कुछ नहीं दिलवाऊंगा। वो ईच एंड एवरीथिंग वो मुझे देते हैं, और फिर बल्कि कहते हैं तो पॉकेट मनी तो तुम वैसे ही ले लेती हो, तो जितना मर्जी ले लो। ये ऐसे मेरी उनकी तरफ से मुझे कोई पाबंदी नहीं है। बच्चों को भी अपने घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको अपनी कुछ छोटी मोटी नेसेसिटीज़ या लग्जरीज जो है समटाइम आउटिंग्स वगैरह यूज़ करनी होती है, उनको इस्तेमाल करना होता है और उसको एंजॉय करना होता है। डेट्स वाई इट्स नेसेसरी कि पॉकेट मनी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हो, बट चेक एंड बैलेंस भी साथ में ज़रूरी है। वो पॉकेट मनी इसलिए भी नीड होती है कि हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एवरी टाइम रिक्वायरमेंट करें तो वो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आप जो है वन टाइम ले लें और आपकी जो भी पूरे होल मंथ में जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आप फिर जाके खुद जाके ले लें। पॉकेट मनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, खाने पीने में उड़ाना चाहते हैं, सेव करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये मैंने क्या है कि मैं सेव करती गई और सेव करके कुछ अच्छा कर लिया, तो आज मैं अपना खुद अर्न करके उससे ज़्यादा ट्रिपल टाइम बेटर चीज़ें अपने लिए खरीद सकती हूँ। जी जनाब, अब आप ये देखें कि हर वो शख्स जिसको कभी ना कभी पॉकेट मनी मिली है उसने ये जुमला भी ज़रूर सुना है कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते। तो ये जो एक इशू है, मिसेस खान दे तो दिए लेकिन उसके बाद पॉकेट मनी ख़त्म भी होती है और कभी कभार 15 तारीख को ही ख़त्म हो जाती है, वापस आओ तो फिर इतनी सुनने को मिलती है। नहीं देखिए, वो तो आपकी बात सही है कि हम उस वक्त बड़े होशियार होते हैं कि कब सैलरी मिलेगी और कब हमें लायंस शेयर मिलेगा। हाँ। कब हम अपने शौहर से लायंस शेयर खरीद लेंगे, हमें ले लेंगे। हाँ। हमें पता है कि ये है हमारी हस्बैंड की इनकम, और जब आएंगे पैसे तो हम खड़े हुए होंगे,
वेरी स्मार्टली कि भाई इतने पैसे चाहिए। अच्छा, आप आजकल की और उस वक्त की ख़वातीन का मुआवजा करती हैं मिसेस खान? मर्द हज़रात भी तो बड़े अब चलाक हो गए। अब एक सोर्स ऑफ इनकम होती नहीं है, अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, खातून को कभी पता ही नहीं चलता कि टोटल कमाते हैं। शौहर हज़रात नहीं बताएंगे, वो तो आपको वो फिक्स सैलरी बता देंगे भाई ये इतनी है। अगर आपको बोनसेस मिल रहे हैं, उस ज़माने में बोनसेस बहुत में टीए डीए मिल रहे हैं, या इफ़ यू आर वर्किंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा यू गेट एक्स्ट्रा मनी इफ़ यू आर मेकिंग। अगर आप 6 बजे के बाद आप 8-9 बजे तक भी काम कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा मनी वो तो शौहर छुपा लेगा। लेकिन women आर वेरी क्लेवर, देर से आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो सेंस कर लेती हैं। आई वुड सेंस इट, क्योंकि अगर हम भाई आपके केस में क्या होता है, सेंस हो जाता है, क्योंकि अब जैसे फ्रीलांस काम भी है, बाकी चीजें भाभी को पता होता है कि इस महीने क्या कुछ वसूली हुई है। मैंने बिल्कुल पता होता है, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके टाइमिंग से पता चल जाता है। गुर बताए ना, पता नहीं चलता। मैं कैशलेस जिंदगी गुजारता हूँ। वाह। मैं प्लास्टिक मनी यूज करता हूँ, डेबिट कार्ड है जी, क्रेडिट कार्ड मैं यूज नहीं करता। अभी जैसे वो पब्लिक ओपिनियन में कह रहे थे ना, बीवी के लिए तो पूरा वॉलेट हाजिर है, वॉलेट खाली होता है हमेशा। वेरी गुड। लेकिन मैं पॉकेट मनी देता नहीं हूँ, मेरे यहाँ उल्टा हिसाब है, मैं पॉकेट मनी लेता हूँ। आप पूरी तनख्वाह दे देते हैं, फिर पॉकेट मनी मुझे मिलती है। ठीक है, तो ये और वो कितना आप डेली खर्चा मांगते होंगे कि बेगम आज इतना खाने का और ये वो सारा कुछ मुझे इतना दे। नहीं, महीने का एक टोटल ले लेते हैं। जो है वो बड़ी हातिम ताई के घराने से हैं, वो हफ्ते भर का दे ही देती हैं। अच्छा, हफ्ते भर का। ये भी एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं लाहौर से सामान बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, और आपके बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरा दिन, मेरा हफ्ता, वो जैसे अभी फ़हीम बात कर रहे थे ना, हफ्ते भर की पॉकेट मनी दे दी आपने। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, फिर मुझे भी आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए, फिर लो मैं खुश हो जाऊंगी। कोई चीज दुनिया में जो ना कहते हैं कि फ्री नहीं है, देयर नो फ्री लंचेस। देखो जरा, लेकिन पॉकेट मनी मिलता है ना। अच्छा, मुझे बताएं, पॉकेट मनी मिलती है आपको? मिलती है, मिलती है, मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन अब तो ज्यादा मिलती है क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। हाय, बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा करते हैं कि आपका नंबर ले लेते हैं मेरी टीम, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए, कोई ना कोई गिफ्ट भिजवाते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वो आपने इन्हें कह दिया कि गिफ्ट भिजवाते हैं, वरना अगर आप इन्हें स्ट्रेट में मना कर देती ना कभी कोई गिफ्ट नहीं, जितनी तारीफ उन्होंने की थी ना वो सब रिवर्स वापस हो जाती है। सोफे की मैचिंग की आपने नहीं, फिर मैं कहती वैसे गौर से देखा, इतना अच्छा भी नहीं आपका सूट रख ले। बता रहा हूँ, सोफे की मैचिंग से शर्ट पहन लिया आपने, देखा अलग कलर होना चाहिए। देखिए, आप ना छुपे रुस्तम बन के हम पे वार करें। एक हम ब्रेक लेते हैं जरा, कॉलर्स को भी और मेहमानों से जरा मुझे एक गुफ्तगू अलग से करनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पॉकेट मनी के हवाले से। अब जनाब, पॉकेट मनी भी देखा जाए तो आमतौर पे क्या बजट एक्सपेक्ट किया जाए? घर की अगर बात की जाए तो 10% ऑफ द इनकम आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी पॉकेट मनी हो, इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो? बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने, अगर महीने का जेब खर्च जो आप कहते हैं दिया जाता है कि बाकी तमाम ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं, 1000 रुपये, इस 1000 रुपये में वो बच्चा क्या कर सकता है सिवाय इसके कि खाने पीने की कुछ चीज़ें, अगर फ्रेंड्स के साथ दोबारा किसी गेट टुगेदर में जाएगा तो वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर अमाउंट देंगे तो आपको खटकेगा कि भाई हर ज़रूरत तो हम पूरी कर रहे हैं, ये चंक किस लिए दूं तुम्हें? तो बजट होना क्या चाहिए मिसेस खान? एक सैलरी में से अगर खातून कहती भी अलायंस शेयर वाला मामला नहीं है, घर के अखराजात अलग, पॉकेट मनी जो वो अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च करे, वो क्या परसेंटेज सैलरी की होनी चाहिए? अच्छा, वो ज़्यादा तो जैसे मैंने कहा लायंस शेयर ले लेती थी, जैसे मैं आई एम टेलिंग अबाउट यू, लेकिन फिर भी जो यूटिलिटी बिल्स होते थे वो मेरे हस्बैंड के सर पर होते थे। बच्चों की पॉकेट मनी होती थी, वो भी मेरे हस्बैंड के सर पे होती थी। उसमें लायंस शेयर में तो हम अपना बजट घर का बनाते थे, उसी में ही हमारी पॉकेट मनी होती थी, क्योंकि हमने भी अपने पर्सेस, बैग्स और कपड़े और ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी है। हाँ। हमने कमेटियाँ भी देनी, उस ज़माने में कमेटीज़ का भी बड़ा शौक, और कमेटियाँ बना कर औरतें कमेटियों से ही इतना अच्छा सब कुछ अपना बना लेती थी। घर को सजा लिया, या नए सोफ़े ले लिए, आपने अपने फ्रिज बदल लिया, आपने अपने घर की
चीज़ों का अपना जो अच्छा वैसे अगर देखा जाए, अगर आज से हम 5 साल 10 साल पहले भी चले जाते हैं तो हमारा जो मिडिल क्लास तबका था वो बड़ा सफ़ेद पोशी के साथ, बड़े भरम के साथ किस्तों पे चीज़ें ले लेता था। फ़हीम साहब, अब ये ट्रेंड आप देखते हैं या अब हमें होता है कि लम सम ही उठाएं? पहले हम देखते थे कि हमारे बाज़ारों में, क्योंकि उस वक्त मॉल्स नहीं थे, तो आप बारगेनिंग भी अच्छी खासी कर लेते थे, चाहे आप सब्जी लेने जाएँ या कपड़े लेने जाएँ, आप बारगेन करते थे। अब तो ये फिक्स्ड प्राइस फिनोमेना जो आ गया है, तो ये आपकी इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स वगैरह खुले में, सब्जियां भी यहाँ मिल रही हैं, गोश्त भी यहाँ मिल रहा है, बार्गेनिंग वाला सिस्टम तो यहाँ पर अब खत्म होने के साथ साथ ऐसा लगता है इंसल्ट हो जाएगी अगर किसी ने कह दिया ना कि भाई इतने पैसे तो वो इंसल्टिंग लगता है कि नहीं यार आसपास लोग देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बिल्कुल यार, तो ये चीज़ वाकई माहौल की वजह से बदली है। लेकिन जहाँ आपने बजट की बात की थी अभी, जो आपने मिसेस खान से पूछा बजट के बारे में, तो मिसेस खान ने जो डिस्क्रिप्शन दी है ना, उससे मुझे लग रहा है लाइन्स शेयर नहीं, ये कब्जा माफिया है। क्योंकि चाइना कटिंग रह जाती है फिर, कब्जा माफिया ये। बाकी जहां तक आपने बात की कि बजट क्या हो, तो भाई सिंपल सी बात है, बचपन से सुनते आ रहे हैं और 55 तक सुनते रहेंगे कि भाई हमारे जमाने में तो 2 रुपए मिलते थे, उसी में हम पूरा महीना निकालते थे। तो अब बात ठीक है, 2 रुपए में कितना गोल्ड उस वक्त आता था वो कैलकुलेट कर लो, और अब कितने उतने ही गोल्ड के पैसे कैलकुलेट करके हमें दे दो। सिंपल तरीका ये। आप कह रहे हैं सिक्का राजू, हाँ बिल्कुल सही है, सिक्का राजू के हिसाब से आप हमें दे दें, ना ज्यादा ना कम, फिर वो 2 रुपए वाली कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन बच्चों से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? अगर बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन का तो भी आपने जिक्र किया कि वो पॉकेट मनी भाई खर्च भी किया करो, कि उसके अलावा के जो सारे खर्चे वो तो उसी तरह लिए जा रहे हैं। बच्चों से हम क्या, अब वो पेंसिल और पेन लेने वाला ज़माना तो रहा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर हमारे अब्बू जो है वो हमें मिसाल दिया करते थे, कहते थे बेटा अगर औलाद लायक है तो कमाने की क्या ज़रूरत, खुद कमा लेगी। औलाद अगर नालायक है तो कमाने की क्या ज़रूरत, सब लुटा देगी। तो ये डिपेंड करता है औलाद पे कि औलाद आपकी कैसी है। अब अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो उन्हें तो आप कैलकुलेट इसमें अकाउंट ही ना करें ना, वो तो पूरे डिपेंडेंट है आपके ऊपर। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो एटलीस्ट कॉलेज गोइंग तो है, टीन एज में है वो जो टीन एज में है। अब उसके ऊपर आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिद करके बाइक ले लेते हैं। नहीं भाई, आप तो बहुत लेट वो कर रहे हैं। छोटे बच्चे, मेरा 6 साल का नेफ्यू है, इस दफा जो ईदी जमा हुई, दे वर वेरी अवेयर कि ये उनके पैसे हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक मैंडेटरी, हमने खुद ही एक रिवायत बनाई, हमारे बचपन से चली आ रही है कि ईदी के जो पैसे कलेक्ट होते थे उसके बाद बच्चे पे है कि उसने कैसे स्पेंड करना है। वो बास्किन रॉबिन्स की जाके आइसक्रीम खा ले, या वो जाके टॉय स्टोर में अपनी मर्जी के एक्शन फिगर्स ले ले, गाड़ी खरीद ले। लेकिन वो उसका एक अपना चार्म होता था कि अब मेरा ये बजट है, जो एक तरह से बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास 2000 रुपए जमा हुए हैं अगर ईदी के, तो वो अपनी मर्जी से खर्च कर। बिल्कुल सही। लेकिन ये तो ईदी की बात हो गई ना, साल में एक बार आती है। पॉकेट मनी तो साल में 12 बार आती है। 12 बार। तो वो जो 12 बार चीज आ रही है उसमें आप काउंट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना। टीनेजर है तो उसने अपना फोन, जाहिर सी बात है मोबाइल फोन महंगा होता है, वो कभी पॉकेट मनी से नहीं लिया, वो तो अम्मी अब्बू लेके देंगे। अच्छा, अब पॉकेट मनी से नहीं, उसके बाद ये होता है कि अगर वो थोड़ा सा सस्ता फोन होगा ना तो वो इंसल्ट फील करेगा, वो अपनी पॉकेट मनी जमा करके उसको चेंज अपग्रेड करेगा, अपग्रेड। अच्छा, लेकिन नहीं, अगर अच्छा अपनी बर्थडे पे कोई फर्स्ट आने की खुशी में अच्छा फोन ले भी लिया, उसके बाद पेरेंट्स एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई पॉकेट मनी से अपना लोड तो करा लो, उसको प्रीपेड तो ले लो, बैलेंस तो करवा लो। लेकिन वो भी हम आते जाते अम्मी अब्बू के सर पे डाल देते हैं। अक्सर पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि अगर उनके वॉलेट में से पैसे कम हो जाएं। इस पे थोड़ी सी बात कीजिएगा मिसेस खान कि पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, तमाम उनकी ख्वाहिश हैं, उनकी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे में अगर ये रुझान है, ज़्यादा की ख्वाहिश है, एक तरह से हिर्स है कि जी मुझे इस चीज़ के लिए भी पैसे चाहिए, और वॉलेट में से उसको आदत पड़ गई है थोड़े से पैसे निकालने की, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि उसके दोस्त कहाँ हैं, कैसे हैं। हमारे माँ बाप जो होते थे ना, हमारे दोस्तों को भी घर पे बुलाते थे और वो भी उनके घर जाया करते थे। जैसे मेरी फ्रेंड्स की बर्थडेज होती थी तो मदर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड। मेरी बर्थडे होती थी तो दे मदर्स यूज्ड टू कम। तो ये बड़ा अच्छा उस ज़माने में ट्रेंड्स था कि हमारी मदर्स उनकी मदर्स की भी फ्रेंड्स बन जाती थी और उनसे अच्छी सलाम दुआ रखती थी, ताकि इस तरह लड़कों को भी देखना चाहिए माँओं को कि ये कौन से फ्रेंड्स हैं, घर में आए, कभी वंस इन अ वाइल घर में भी खाना खाएं,
ताकि उनको पता चले ये इतने स्पेंथ्रिफ्ट तो नहीं है, या इतने ये उनका लैविश स्टाइल तो नहीं है, या इतने अमीर तो नहीं है, क्योंकि अ पर्सन इज जज्ड बाय द कंपनी ही की। अच्छा, ये कंपैरिजन वाली बात भी हम करना चाहेंगे कि अगर आप बड़ा म्याना रवि से चल रहे हैं, हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। कोई शख्स है उसके बच्चे छोटे लेकिन वो चाहता है कि भाई मैं 2 साल में अपना घर बना लूँ, तो हो सकता है वो एक्सपेंडिचर को कम कर रहा हो। आपने अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने की ख्वाहिश में एक एलीट स्कूल में डाला है और वहाँ पे बच्चा कंपेयर करता है कि जी मेरे क्लास फेलो को तो महीने में 10,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है, मुझे 2,000 मिलती है। फ़हीम, ये बिल्ट इन एहसास कमतरी होने लगता है। इसके लिए पेरेंट्स क्या करें? इसी वजह से तो चोरी करता है, यही तो मेन रीजन आ गई। यहाँ से तो हमें पता चल गया कि बच्चे में ये चीज़ों की जाहिर है उसको भी ख्वाहिश होगी, वो टेम्प्ट होता है, टेम्पटिंग है। जी फ़हीम, बिल्कुल, ये रुझान तो आता है बच्चों में। इसकी ज़्यादातर वजह ये हो सकती है कि वो अपने सराउंडिंग में क्या देख रहा है, क्योंकि वो बच्चा है। अब यहाँ पर स्कूल की तालीम नहीं, यहाँ घर में आपको किस तरीके से ब्रॉट अप दिया जा रहा है वो देखना है आपने, कि आपको किस तरह से जो है वो आगे हौसला दिया जाए, बढ़ाया जाए। आपकी घर में जो तालीम होनी है वो यहाँ पे काउंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान यहाँ पे मौजूद होने का। टाइज इन ब्यूटीफुली, आज जिस तरह के हमने आपको अमजद अली साहब की फैमिली से मिलवाया, और सफ़ेद पोश ख़ानदान, यानी उनके अपना अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए ही इज़ अ रिक्शा ड्राइवर, लेकिन उनकी 6 बेटियाँ और 1 बेटा, तमाम ही स्कॉलरशिप और अच्छे अपने तरीक़ों से वो अच्छे कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक बेटी IBA में है, एक ज़ाबिस में है, एक डाव में है। और आज जब हम उनकी कहानी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी कुरंगी 5 नंबर में रिहाइश है और कई दफ़ा 3-3 बसेस बदल के भी ये बच्चियाँ माशाल्लाह अपने कॉलेज में जाती हैं। और कंपैरिजन नेचुरल है कि वो यंग बच्चा है, दूसरों को देखता है कि उन्होंने क्या पहना ओढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी अपनी तरजीहात क्या हैं। और वंस अगेन जो मिसेस खान ने भी यहाँ पे बात की कि घर की तरबियत उनके घर के माहौल पर डिपेंड करता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। में बरकत डालना, उतनी तरजीहात को सही रखना और अपनी चादर को देख के पैर फैलाना, ये हम सब के बस में है, सिर्फ हम इसको अपनी प्रायोरिटी अगर बना लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।